हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग विज्ञान के 50 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जहां से प्रश्न एग्जाम में बनता है। और ये सभी के सभी प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी का निचोड़ होगा जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह के ये सारे के सारे प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पेंसिल लीड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो पेंसिल में आप सबको पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट होता है, और पता है भी ये एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का, यानी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये ग्रेफाइट कहाँ प्रयोग होता है? तो पेंसिल के लीड में, और नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, माचिस के डिब्बे पर रगड़ने वाली सतह पर कौन सा रसायन होता है। देखिए, ये जो तीली होता है ना, माचिस का तीली, जो ये गोल वाला पार्ट होता है, शीर्ष भाग, ये पोटेशियम क्लोरेट होता है। क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा है कि माचिस के डब्बे पे जो रगड़ा जाता है जिस पार्ट पे, वो कि कौन सा रसायन होता है। तो वो होता है लाल फास्फोरस। क्या होता है? लाल फास्फोरस। और अगर श्वेत फास्फोरस होता तो ये एक ऐसा अधातु है, अधातु जो कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। तो श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? पानी में डुबो के रखा जाता है। कहाँ? पानी में। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 5 कूलाम के आवेश को दो बिंदुओं के बीच, जिनका विभवांतर 16 वोल्ट रखा गया है, चलने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो विभवांतर बराबर आवेश गुना वोल्ट हो जाता है। क्या? कार्य बराबर W इक्वल टू QC, आवेश गुना कूलाम, डेल्टा Q इंटू C। तो जब ये 16 पचे कितना हो जाएगा? 16 गुना 5, और कार्य कैसा ही मात्रक होता है? जूल। तो ये हो जाएगा 80 जूल। विद्युत का सुचालक अधातु है, अभी मैंने चर्चा किया था। ऑप्शन है ग्रेफाइट, पारा, फास्फोरस या क्लोरीन। तो विद्युत का सुचालक अधातु है ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। साथ ही साथ आप जान लीजिए कि ये जो पारा है, ये एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। और इसका प्रयोग, इसका जो प्रयोग होता है किसमें होता है? तो थर्मामीटर आप लोग जानते होंगे, थर्मामीटर, उसमें इसका उपयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है, तो कौन है? पारा है। अगर कहता अधातु, कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर, ब्रोमीन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो कहिएगा ब्रोमीन। और धातु कहे तो पारा। तीनों अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो कौन हो जाएगा? जल, जो कि ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। बर्फ बन जाए अगर तो ठोस है, पानी रहे यानी जल तो द्रव है, और वाष्प बन जाए तो गैस है। इसलिए यही जो पदार्थ है तीनों अवस्था में पाया जाता है। फल पकाने वाला गैस है, तो एथिलीन को फल पकाने वाला गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में पादप हार्मोन है? तो देखिए साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और जिबरेलिन, ये तीनों के तीनों पादप हार्मोन है। तो उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में सभी। अगर आप सेशन को देख रहे हैं तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपको सेशन कैसा लग रहा है और आप किस ज़िला से हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी 100% हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। चाहे आप सक्षमता की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीटेट की, चाहे डीएलएड एंट्रेंस की, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 की या रेलवे की, आप जुड़े इस चैनल के साथ। और इससे पहले मैं बहुत सारा क्लास करा चुका हूँ, पार्टिकुलर क्लास वाइज भी साइंस करा रहा हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठोस पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? हीट आप लोग समझते होंगे, ऊष्मा। जैसे आप कोई लोहे का छड़ पकड़ते हैं, एक तरफ गर्म करते हैं तो दूसरे तरफ भी आपको गर्मी महसूस होता है, यानी वो गर्म हो जाता है। तो लोहा क्या है? ठोस है। तो यह ठोस पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है ये बताना है। तो चालन प्रक्रिया द्वारा ठोस पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। संवहन जो हो जाएगा ये द्रव पदार्थ में होता है ऊष्मा का स्थानांतरण, और विकिरण निर्वात में होता है। जैसे सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? तो विकिरण द्वारा। और जल में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा? तो संवहन द्वारा। और बात करूं ठोस में तो चालन द्वारा। ये देखिए तीन चीज़, संवहन, विकिरण, चालन, ये तीनों ही विधियां ऊष्मा संवहन की, यानी स्थानांतरण की। संवहन द्वारा उसका नहीं, यहाँ भी उसका ही लिख दिया हूँ क्या? यहाँ देखिए ऊष्मा है, यहाँ उसका हो गया है, ऊष्मा कर लीजिएगा। ठीक है, तो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो किसमें होता है? ठोस एवं द्रव में, ठोस घेर रहा हूँ, गैस एवं द्रव में संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। लेंस की शक्ति मापी जाती है, तो इसकी शक्ति डायप्टर में मापी जाती है। और जान लीजिए लेंस दो प्रकार का, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अवतल लेंस, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक, अवतल लेंस की ऋणात्मक। देखिए लेंस की क्षमता यानी पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f या 100/f। क्यों? क्योंकि दूरी सेंटीमीटर में दिया रहेगा, तो 100 से भाग देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो फोकस दूरी अगर दी रहे तो आप आराम से लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया है 50 सेंटीमीटर और आपको उसकी क्षमता बताना है लेंस की, तो 1/f यानी 100/f, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है। तो 100/50 यानी कितने डायप्टर आ जाएगा? 2 डायप्टर प्लस में, क्योंकि उत्तल लेंस मैंने कहा था। आगे भी देख लीजिए, मीटर दूरी का मात्रक है, दूरी का ऐसा ही मात्रक। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है, विद्युत धारा का। वोल्ट विभव का ऐसा ही मात्रक है। और डायप्टर लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। तारित से वृक्ष में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। जब ठंडर होता है, आकाशीय बिजली चमकता है, तो आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे कि वृक्ष में आग पकड़ लेती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उसमें विद्युत ऊर्जा होता है ह्यूज अमाउंट में, अधिक मात्रा में। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है, ये सब बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, टीआरई में, यानी बीपीएससी टीचर एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है धूलकण। क्या है? धूलकण। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने। कितने नियम दिए थे इन्होंने? 3 नियम, याद रखिएगा। आगे बताऊंगा कौन कौन सा नियम। निम्नलिखित में अदिश राशि है, देखिए जिसके पास केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, अदिश कहलाता है। तो समय जो है अदिश राशि है, वेग, विस्थापन और बल ये सब
सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और टाइम जो है स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि। कार्य का एसआई मात्रक है, तो कार्य का एसआई मात्रक है जूल। शक्ति, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो कहेंगे वाट। बाकी तो बता दिया था, एम्पियर। और दाब का एसआई मात्रक है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या है, पास्कल। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, तो ये एम्पियर। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। 7 से कम होगा, 7 से कम तो वो अम्लीय होगा, याद रखिएगा, ये चीज़ खूब पूछा जाता है। 7 से अधिक होगा अगर, तो वो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। आगे देखते हैं, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल, इमली में। और एसिटिक अम्ल आंवला में। खट्टे सिट्रस जो होंगे फ्रूट्स, वो सब में एसिटिक अम्ल। अब आप कहेंगे इमली भी तो सर खट्टा होता है, तो इसको याद रखिएगा, इमली में टार्टरिक अम्ल। निम्नलिखित में रबी फसल नहीं है, तो धान जो है रबी फसल नहीं है, बाकी रबी फसल है। खरपतवार हटाने को कहते हैं, तो इसे कहते हैं निराई। और मिट्टी उलट पुलट को कहते हैं जुताई। पानी डालने को कहते हैं सिंचाई। और काटने की प्रक्रिया को कहते हैं कटाई। धान की फसल है, तो ये खरीफ फसल है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है टेस्ला। और गॉस जो है ये उसका सीजीएस मात्रक होता है, किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। एक गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला हो जाता है, याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव, 2 ध्रुव। और चुंबक का जो बल होता है सर्वाधिक ध्रुव पर ही होता है, ध्रुवों पर, ये भी याद रखिएगा। स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा को की तरफ रहता है, इंडिकेट करता है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं, तो देखिए एल्ब्यूमिन और फैब्रिनोजेन, ये दोनों प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ये रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, और ये इम्यून सिस्टम यानी घाव भरने में मदद करता है। तो इससे प्रश्न कभी कभी बन जाता है, और चाहे दोनों याद रखिए आप लोग। प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है, तो एल्ब्यूमिन और फैब्रिनोजेन। दोनों हो जाएगा इसका जवाब, क्या हो जाएगा, दोनों। WBC का जीवन काल होता है, तो इसका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। RBC का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन। RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो RBC का निर्माण होता है बोन मैरो अस्थि मज्जा में। और ये डेट मरता कहाँ है, तो प्लीहा में, इसलिए प्लीहा को, स्प्लीन को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। निम्नलिखित में उत्पादक है, तो जितने भी पादप होते हैं, पादप वो उत्पादक होते हैं, माने स्वपोषी जो होंगे वो उत्पादक होंगे, तो पादप हो जाएगा। पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, इको, पारिस्थितिक यानी इकोसिस्टम, तो इसको रीटर ने सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम तो वहीं रिपीट किया है प्रश्न। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक हैं। यहाँ देखिए सर्वप्रथम किसने किया, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, तो रीटर हो जाएगा। यहाँ पे जानते हैं प्रश्न क्या होना चाहिए था, पारिस्थितिकी के पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा अर्नेस्ट हैकल को
पारिस्थितिकी का पिता जनक कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक हैं तो कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक और जलवायु, ये सभी अजैविक घटक हैं। निम्नलिखित में कार्बनिक घटक हैं तो प्रोटीन, वसा और ह्यूमस, ये उपर्युक्त सभी हो जाएंगे कार्बनिक घटक। निम्नलिखित में अपघटक हैं। अपघटक मतलब अंतिम स्टेज में, जैसे बाघ को खा करके जो सर्म गल जाता है उससे फिर बैक्टीरिया खा करके क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है। तो डिकम्पोजर कौन हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। निम्नलिखित में प्राथमिक उपभोक्ता है तो देखिए मैं एक चीज़ आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ, ये हो जाएंगे पादप यानी घास फूस, फिर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता और फिर तृतीयक उपभोक्ता और तब डिकम्पोजर। तो जो शाकाहारी होंगे जैसे खरगोश हो गए, गाय हो गए, तो ये टिड्डा हो गया, तो ये सब प्राथमिक उपभोक्ता होगा। जो इनको खाएगा मेढक हो गया, माने जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा, या पादप चीज़ों को भी खा सकता है तो वो हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। और जो इन दोनों को खा सकता है उच्च श्रेणी के, वो हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पे प्रश्न है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, तो देखिए बकरी, हिरन, खरगोश ये सब शाकाहारी हैं तो ये हो जाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता। निम्नलिखित में द्वितीयक उपभोक्ता है तो जो मांसाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता तो सियार, मेढक, बिल्ली, ये सब द्वितीयक उपभोक्ता। निम्नलिखित में तृतीयक उपभोक्ता है तो देखिए बाघ, शेर, चीता, ये शाकाहारी को भी और जो शाकाहारी को खाते हैं उन्हें भी खा सकता है। खरगोश को भी खा जाएगा, बकरी को भी खा जाएगा और साथ ही साथ जो मुर्गा जैसे कुत्ता को भी खा जाएगा, बिल्ली को भी खा जाएगा। तो ये हो जाएंगे तृतीयक उपभोक्ता। निम्नलिखित में आहार श्रृंखला को दर्शाता है, देखिए आगे इस प्रश्न को दिखाया हूँ। तो देखिए घास को कौन खाएगी, बकरी, और बकरी को कौन खा जाएगा, शेर। तो ये भी सही है। देखिए 5 स्टेज में दिया गया है यहाँ पे। घास को कौन खाएगा, टिड्डा, टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक, मेढक को कौन खाएगा, सांप, सांप को कौन खाएगा, मोर। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। यहीं पे चीज़ों को समझिए। घास है उत्पादक, क्या है, उत्पादक। टिड्डा है प्राथमिक उपभोक्ता क्योंकि शाकाहारी है, प्राथमिक उपभोक्ता। और मेढक है द्वितीयक उपभोक्ता और सांप है तृतीयक उपभोक्ता। और फिर इसको मोर खा जा रहा है, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, तृतीयक उपभोक्ता में आ जाएंगे क्योंकि सांप टिड्डा को भी खा जाएगा, मेढक को भी खा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। और बात की जाए केंद्रक की, कोशिका के केंद्रक की, तो रॉबर्ट ब्राउन। लीवेनहॉक जीवित कोशिका की, ये भी याद रखिएगा, प्रश्न पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम जैविक प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज इन्होंने की थी। और साल्क ने जो पोलियो का टीका है, पोलियो का टीका, उसे मेसान साल्क ने खोजा था। आनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं, जो जॉन ग्रेगर मेंडल, जो कि इसमें नाम ही नहीं है तो इसके जगह पे कर लीजिए जॉन ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकता का खोज किया। आनुवांशिकता के जनक जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। चेचक के टीके की खोज किसने किया था, बताइए, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किए थे। पोलियो के टीके की खोज किसने किया था, तो ये जोनास साल्क ने। मेनास मैंने बोल दिया, जोनास
साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, प्रथम प्रतिजैविक, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, तो जॉन ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो अरस्तु को जीव विज्ञान का और थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ये जीव विज्ञान को दो शाखा में बांटा गया है, पादप जगत, जंतु जगत। तो वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाएगा, तो थियोफ्रेस्टस, और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। बाघ संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 1973। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो अपने बिहार में पश्चिमी चंपारण में। मानस और काजीरंगा कहाँ है, काजीरंगा, तो ये असम में। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क 1936 में जो बना था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए, ये गणित शाम के लिए बना रहा हूँ, छोटा सा ही वीडियो बनाऊंगा। गणित से मजाक करना सिखाऊंगा कि कैसे मजाक मजाक में गणित बनाना है, तो ये तो बाद की बात है। ये था आज का अंतिम प्रश्न विज्ञान का। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247 हमेशा आपके साथ रहेगा।